वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, एक लूप कहने का मतलब सर्कुलर इस तरह का एक लूप, ये लूप है। ठीक है, तो एक सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट पास हो रही है। तो इसके एक्सिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाइंड आउट करेंगे। मतलब मान लो ये सर्कुलर लूप है, तो इसके ये सेंटर है, सेंटर से ये एक्सिस, अब ये पेंसिल की नोक जहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ रही है? ये एक्सियल लाइन पर, इस पॉइंट पर, नोक पे, पेंसिल की नोक पे हमें क्या काम करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये एक लूप है जिसमें से आई करंट पास हो रही है और इसके एक्सियल लाइन यहाँ पर पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पर सेंटर से। इसका सेंटर सी है और रेडियस ए है और आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ रही है? तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखिए, ये पूरा लूप जो है वो हमने यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ कंसीडर किया, डी एल। डी एल जो स्मॉल लेंथ है, इसमें से करंट पास हो रही है, आई करंट पास हो रही है, तो हो गया आई डी एल, मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है ना, स्मॉल करंट एलिमेंट ये हो गया। यहाँ भी हम लोगों ने डी एल कंसिडर किया है, मतलब ये पूरा सर्कुलर लूप जो है वो छोटे छोटे लेंथ से बना हुआ है। ठीक है ना, ये छोटे छोटे लेंथ से, और सबको यदि हम लोग जोड़ दे तो पूरा सर्किल हो जाएगा। जोड़ दे मतलब इंटीग्रेट कर दे तो क्या होगा? पूरा सर्किल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस लेंथ से हम लोग इस डिस्टेंस पर देख रहे हैं, ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कैसे जाएगी? यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डी बी वैक्टर बन रही है इस तरह से। बात समझ में आ रही है? राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लो ये जो है सर्कुलर लूप है और यहाँ पर सेंटर पर, यहाँ पर, ठीक है ना, अब इस यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एस से लेकर के इस डिस्टेंस के बीच में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही है? हाँ बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं हो रही है, परपेंडिकुलर। राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड में क्या बताया गया था कि करंट को है सो आपको रखना है इस तरह से। हमने करंट मान लो हमने यहाँ पर एक कंसीडर लूप की मतलब लेंथ यहाँ पर कंसीडर किए हैं, तो करंट इधर से फ्लो हो रही है नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ को, तो हमने करंट जिधर फ्लो हो रही है उधर हमने रख दिया। ठीक है, राइट हैंड को। और फिर क्या काम कर रहे हैं? जिधर फाइंड आउट करना है उधर हमें फिंगर को ओपन करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पाम से निकल रही है ऊपर की तरफ को, है ना। तो देखो ये ऊपर की तरफ को नहीं निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने करंट को पास करवाया। ठीक है, करंट को पास करा के इस डिस्टेंस पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऊपर की तरफ को जा रही है, डी बी वैक्टर। ठीक है, अब इस डी बी वैक्टर को आप रिजॉल्व कर दीजिए दो भागों में। एक तो हो जाएगा डी बी कॉस फाई, ये चूँकि फाई है जिसके साथ में एंगल होता है उसे कॉस लिखते हैं, जिसके साथ में एंगल नहीं है उसे साइन लिखते हैं, डी बी साइन फाई। ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल हमने फाई कंसिडर किया है, तो ये एंगल फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि देखो ये फाई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाई, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है? 90 है, ये एंगल 90 है। ठीक है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एंगल जो है वो क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 में से 90 माइनस फाई को माइनस कर दीजिए, ये फाई निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग अब नीचे वाले एक लेंथ को लिए हैं डी एल, नीचे वाले लेंथ को लिए हैं। ठीक है ना, तो इस डी एल को लेने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक उसी तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग करंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस डी बी डैश, अभी ये डी बी मान लो, इसे डी बी डैश मान लीजिए। ठीक है, तो डी बी डैश को भी रिजॉल्व करेंगे, जिसके साथ में फाई है वो हो जाएगा डी बी डैश फाई, और यहाँ पर जिसके साथ में नहीं है वो हो जाएगा डी बी, एंगल नहीं है जिसके साथ में, डी बी डैश साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए डी बी साइन फाई और डी बी डैश साइन फाई दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, मतलब जुड़ जा रहे हैं। ठीक है ना, प्लस हो जा रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सो प्लस हो रही है, चूँकि हमने ये डी बी वैक्टर को रिजॉल्व किया, यहाँ भी डी बी डैश वैक्टर को रिजॉल्व किए हैं,
तो दोनों आपस में जुड़ गए हैं, है कि नहीं। अब दोनों जुड़ गए हैं तो इसके जो ऊपर और नीचे वाले जो फील्ड है डी बी कॉस फाई और डी बी डैश कॉस फाई, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। बात समझ में आ रही है। तो ये कैंसिल आउट हो गए, डी बी डैश कॉस फाई और डी बी कॉस फाई ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर जो हॉरिजेंटल, वर्टिकल वाले तो कैंसिल हो गए, हॉरिजेंटल जो है वो जुड़ गया है आपस में। बात समझ में आ रही है। तो देखिए जुड़ गया तो बायोसेवर्ट लॉ का यूज करेंगे ना। यहाँ पे मान लो ये एक लेंथ है स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, तो यहाँ से हम लोग एस डिस्टेंस पर देख रहे हैं। तो बायोसेवर्ट लॉ में क्या बताया गया है, बायोसेवर्ट लॉ में हम लोग जानते हैं कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर, एस डिस्टेंस पर है ये, ठीक है ना। ये डी बी लेंथ है और यहाँ पर एस डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर हम लोग डी बी को निकाल रहे हैं। बायोसेवर्ट लॉ की मदद से निकालेंगे, ये वाला इक्वेशन निकल जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर dl जो है वो s के साथ में परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है। dl जो है वो s के साथ में परपेंडिकुलर है। ये अरे मान लीजिए ये लूप है, ठीक है, इस लूप से करंट पास हो रही है। अब ये करंट पास हो रही है तो इसका यहाँ पर हमने ये पॉइंट को, इस पॉइंट को जो है वो dl मान लिया, स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है ना। ये लेंथ छोटे छोटे लेंथ से बना हुआ है, तो हमने इस लेंथ को क्या काम कर रहे हैं, dl मान लिए। तो इसका वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो होगा एरिया वेक्टर, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं। अरे ये लेंथ और ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं बन रही है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये dl जो है वो s जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यहाँ पर जो dl वेक्टर है ये ऊपर की तरफ को, इसके बीच का एंगल ये dl वेक्टर हो गया और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये dl वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अब थीटा के जहाँ पर 90 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि जितने भी हमें हॉरिजेंटली फील्ड लाइंस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने अभी समझाया कि रिजॉल्व कर रहे हैं वेक्टर को दो भागों में, ठीक है ना। जो वर्टिकल है वो कैंसिल आउट हो जा रही है, जो हॉरिजेंटल है वो एडेड हो जा रही है, यही सब बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। ये नोट्स बनाएंगे आप लोग। अच्छा अब देखिए जैसे कि हॉरिजेंटली जो एडेड हो जा रहे हैं, तो एडेड जितने भी हॉरिजेंटल वेक्टर्स आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है ना, तो इस सब को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट होकर के डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई हो जाएगा, है कि नहीं। और साइन फाई इक्वल टू ए अपॉन एस, है कि नहीं। अरे इस वाले ट्रायंगल में देखो ओ सी पी, इस ट्रायंगल में साइन फाई की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन एस, ठीक है ना। एंड डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, है कि नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड का अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, बायोसेवर्ट लॉ की अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी मैग्नेटिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला पुट किए, जो कैलकुलेट किया, इसी को तो पुट करना है यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर। इसकी वैल्यू अब इस वाले डी बी के जहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करके इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है इसमें से सब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एस क्यूब, ये सब कांस्टेंट टर्म सारे बाहर हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब 2 पाई ए, ये कुछ समझ में आ रही है बात आपको। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कहने का मतलब क्या होता है, 2 पाई ए। सर्कमफेरेंस, ये जो पूरा लूप है ये छोटे छोटे लेंथ से बना हुआ है और इस सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्कमफेरेंस बन जा रहा है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। आर यहाँ पर क्या है, रेडियस ए ले रखे हैं, इसलिए 2 पाई ए हो गया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज़ हम लोग इंटीग्रेशन करके 2 पाई ए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करके हमारा ये आंसर आ रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम लोग एस को क्या लिख रहे हैं, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए तो देखिए यही हमारा निकल करके आ गया। इसे हमें कैलकुलेट करना था कि एक्सियस मतलब एक्सियल लाइन पर, ये एक्सिस पर
पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है ना, ये वाला कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना था इतने टाइम से। अच्छा, इसको यदि हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है तो हम लोग आई कैप लगा देंगे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, है कि नहीं। और मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम फार्मूला में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए यदि रेडियस, अब स्पेशल केस में देखिए यदि रेडियस 0 हो जाए तो सेंटर पर आ जाएगा सर्कुलर लूप के, तो ये देखिए म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए अपॉन 2πa³ हो जा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग केस 1 निकाल सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा दूर रहा, मान लो एक्सियल लाइन पर ही ये आर जो है वो ग्रेटर देन ए के है, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग जो कम है उसे नेगलेक्ट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, जो लेस देन है बहुत ही लेस देन है इसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, r³ बच जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और यदि एक्सियल लाइन पर डिस्टेंस आपस में इक्वल रहा, ठीक है ना, r इक्वल टू ए हो जाए तो यहाँ पर ए पुट कर देंगे और ये हमारा ये एक एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ये सब स्पेशल केसेस है, जस्ट कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बस आप लोग यहीं तक नोट डाउन करेंगे और ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।